होमवर्क दिया है। वैसे शिजुका, तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? हाँ, प्लीज बताओ ना। वो बात ऐसी है नोबिता। क्या सुनियो का कजिन हम सबको कैंपिंग के लिए लेकर जा रहा है? हाँ, वहाँ तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। क्या तुम भूल गए तुम्हें कितना होमवर्क मिला है? सही कहा, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए नोबिता। ये तो बहुत बुरा हुआ नोबिता। मुझे लगता है कि कैंपिंग जाने की बजाय तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। हाँ नोबिता, मुझे भी लगता है कि डेकिसुगी सही कह रहा है। तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं। कहाँ थे तुम? टाइम देखा है तुमने? वो बात ये है मॉम। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे पूरा यकीन है आज फिर टीचर ने तुम्हें डांटा होगा। बताओ नोबिता, क्या इस बार भी तुम्हें टेस्ट में 0 मिला है? मैं तंग हो गया हूँ डोरेमोन। तुम किससे तंग हो गए हो नोबिता? हाँ, हर चीज से। तो इसमें कौन सी नई बात है नोबिता? हाँ? देखो, आज मेरा मूड बहुत खराब है डोरेमोन। कितना अच्छा होता अगर मैं अकेला किसी पहाड़ी पर रह पाता। एक इमॉर्टल सेज की तरह बातें करना बंद करो। डोरेमोन, ये इमॉर्टल सेज क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुमने इस तरह की पिक्चर पहले कभी नहीं देखी? हाँ, क्या ये एक इमॉर्टल सेज है? इमॉर्टल सेजेस के लेजेंड्स ओल्ड चाइना से यहाँ आए। वो दुनिया में हो रही करप्शन से बहुत परेशान थे। इमॉर्टल सेजेस ने फिर अपने आप को पहाड़ियों में छुपा लिया और सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए ट्रेनिंग लेने लगे। सुपरनैचुरल पावर्स यानी मैजिक? हाँ नोबिता, ऐसा कह सकते हैं। ऐसी चीजों के मामले में तो तुम बहुत स्मार्ट हो। मैं भी एक इमॉर्टल सेज बनना चाहता हूँ। जरा एक मिनट रुको, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सिर्फ लेजेंड्स थे। तो फिर ये एनीवन कैन बिकम एन इमॉर्टल सेज किट किस लिए है? क्या ये मेरे काम आ सकती है? मुझे देखने दो डोरेमोन। देखो, ये एक इमॉर्टल सेज भी बदलने वाली किट नहीं है नोबिता। कोई बात नहीं, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ डोरेमोन। सुनो, ये सब करने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। अगर मॉम ने तुम्हें डांटा तो मैं मदद नहीं करूँगा। जब मुझे मेरी सुपरनैचुरल पावर्स मिल जाएंगी तो मैं अपना होमवर्क कर लूँगा। सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए तुम्हें बहुत हार्श ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इमॉर्टल सेज बनने के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। लगता है अब तुम नहीं मानोगे नोबिता। तुम मेरे साथ नहीं आओगे डोरेमोन? बिल्कुल नहीं। इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए आज तक कोई किसी के साथ नहीं गया, समझे? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए अकेला ही जा रहा हूँ। वाओ, ये जगह तो बहुत अच्छी है। देखता हूँ इस इमॉर्टल सेज किट में क्या है। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये तो इमॉर्टल सेज आउटफिट है। ये छोटा सा कॉटेज है और इसके साथ एक पंप भी है। समझ गया। वाओ, एक इमॉर्टल सेज कॉटेज। मुझे ट्रेनिंग के दौरान इसी में रहना होगा। हाँ, अब ये तैयार है। ये छोटी लगती है पर मुझे यकीन है ये अंदर से बहुत बड़ी होगी और इसमें शावर और बेड भी होगा। हाँ, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। कितना अजीब है। हाँ, ये क्या है? एक इमॉर्टल सेज डॉल। अरे इससे ही तो मुझे सुपरनैचुरल पावर्स मिलेंगी। हाँ। अरे मुझे किसने जगाया? हाँ, ये मैं हूँ नोबिता। तुम मुझे कुछ सुपरनैचुरल पावर्स सिखाओ पर थोड़ी जल्दी करना और आसान भी। मुझे मुश्किल चीजें पसंद नहीं है। हाँ। क्या तुम्हें अपने टीचर से बात करने की तमीज नहीं है? अरे मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? हाँ? अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ सकते हो? रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थंडर क्लाउड, मुझे तुम्हारी जरूरत है।
क्या अब तुम हार मानते हो? हाँ, मैं हार मानता हूँ। मुझे अच्छा लगा, अब मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। सच में? क्या तुम मुझे सिखाओगे? वाह, मजा आ गया। सबसे पहले हम आसान ट्रेनिंग से शुरू करेंगे। चलो तुम इस क्लाउड पर बैठ जाओ। लेकिन मैं इस पर बैठूंगा कैसे? हाँ? प्लीज बताओ, इस पर कैसे बैठना है? इस पर चढ़ जाओ, ये तो बहुत आसान है। ये इतना आसान है? देखता हूँ। तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब सबसे पहले मैं तुम्हें स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दूंगा, तैयार हो जाओ। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ बैठो और अपने अंदर से बाकी सारे थॉट्स को निकाल दो, यानी अपना दिल खाली कर लो। वाह, ये तो बहुत आसान काम है। मेरे टीचर और मॉम हमेशा मुझसे कहते रहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग खाली है। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? सॉरी, मुझे तो लगता था दिल और दिमाग एक ही चीज होते हैं। मुझे ये करना होगा। हाँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें सोने की इजाजत किसने दी? थंडर क्लाउड! इसमें मेरी क्या गलती है? अपने दिल से सब कुछ निकालने के बाद मुझे नींद आ गई। ये ट्रेनिंग इतनी आसान भी नहीं है। ध्यान से सुनो, अब तुम्हें अपने आप ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ये हर चीज के बारे में इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। पता नहीं नोबिता, वहाँ अपनी ट्रेनिंग ठीक से कर भी रहा था। और देखो डोरेमोन, मैंने सारे क्वेश्चन इंसाइक्लोपीडिया में रिसर्च करके सॉल्व कर लिए हैं। देखो, होमवर्क कॉपी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नोबिता। और याद रखना, अगर तुम ऐसे ही चीटिंग करके अपना होमवर्क करते रहे तो बड़े होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ गए नोबिता? मैं जा रहा हूँ। फ्यूचर की चिंता किससे है? अभी से फ्यूचर के बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ और भी पूछना है। मुझे नहीं लगता मेरे साथ ऐसा होगा, फिर भी मुझे चेक कर लेना चाहिए। मुझे नोबिता के फ्यूचर के बारे में कुछ बताओ। हाँ, जवाब मिल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मेरा नाम इंसाइक्लोपीडिया में लिखा है। इसमें लिखा है, नोबी नोबिता नोबी नोबिसुके और नोबी टमाको का बेटा है। वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और साथ ही वो बहुत कमजोर और आलसी भी है। ये सब झूठ है। मुझे डोरेमोन के इस गैजेट पर यकीन नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल से उसने हाई स्कूल पास किया। स्कूल के 2 साल बाद उसे कॉलेज में एडमिशन मिला और मीनामोटो तैयार नहीं था। सुनियो आउट था या पहुंच चुका था, ये जानने के लिए उन्होंने वोटिंग कराने का फैसला किया और जियान 1 वोट से हार गया। जियान ने कहा कि वो तुम्हारी वजह से मैच हार गया। अगर तुम घर नहीं आते तो वो हारता नहीं। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब क्या होगा? अगर जियान तुम्हें घूंसे मारेगा तो उसके बाद तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाएगा नोबिता, और हो सकता है उसके बाद शिज़ुका तुमसे शादी ना करे। तब तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, प्लीज कुछ करो ना डोरेमोन। देखो, ये तुम्हारी गलती है नोबिता, तुम्हें वहाँ से भागकर नहीं आना चाहिए था। डोरेमोन, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अपना होमवर्क खुद करूँगा। मैं सुबह जल्दी उठूंगा और स्कूल टाइम से जाऊँगा। मैं मॉम का कहना भी मानूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तुम सच में करोगे? हाँ। अब तुम प्रॉमिस कर रहे हो तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे जायंट्स और टेरानोस के बीच हुए गेम की 9th इनिंग का रिकॉर्ड चाहिए और सुनियो का एक स्लाइड करने वाला फोटो भी चाहिए, जिससे पता चल सके कि वो आउट था या नहीं। हाँ? तुम हमें कभी नहीं हरा सकते, समझ गए जियान? ये नहीं मानेगा। हे सुनो, जियान, मैं आ गया। नोबिता, मुझे माफ कर दो जियान। देखो नोबिता, हाँ? तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है। जियान, तुम घर क्यों चले गए थे? अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। जरा इसे तो देखो।
अब बोलो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मैं पहुंच चुका था। ये इस बात का सबूत है कि आज का मैच हमने जीता है, समझ गए? हाँ ठीक है। ये हम जीत गए। तुम सब मेरे साथ चलो, आज मैं हाँ? सबको केक खिलाऊंगा। मजा आएगा। हम अपनी जीत सेलिब्रेट करें। सीड्स मैंने बोए हैं दोस्तों। हाँ? इस सड़क के किनारे जितने भी पोल्स हैं, मैंने उन सब के नीचे सीड्स बोए हैं। पर तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ इन पर कोई पैर नहीं रखेगा और पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, फिर तो सारी सड़क फूलों से भर जाएगी। हाँ, मैं इस सड़क को फूलों से भर दूंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो जियान। वो तो मैं पहले से ही हूँ। हम जानते हैं तुम झूठ बोल रहे हो जियान। हाँ नोबिता, तुमने बिल्कुल सही कहा। सॉरी जियान। क्या कहा तुमने? आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मेरी बहुत पिटाई करता। हाँ, आज दोबारा बच गया। अरे नहीं, गलती तो मेरी है। मैं घर आ गया। अरे तुम आ गए, ये क्या? क्या हुआ? तुमने चेहरे पर क्या लगा रखा है? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? अरे मिरर को क्या हुआ? हाँ, 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 ये क्या हो रहा है? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ, 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 ये सब क्या हो रहा है? मुझे माफ करना नोबिता। डोरेमोन, तुम चौंक गए ना? असल में मैंने उस मिरर को इससे साफ किया था। Kind the cloth। इससे क्या होता है? जितनी देर इससे मिरर को साफ करोगे, रिफ्लेक्शन उतनी ही देर से आएगा। अब हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। नोबिता, मैं जरा मार्केट से सामान खरीदने जा रही हूँ। मिरर में मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा। ये हो क्या रहा है? नोबिता, डोरेमोन। ये गैजेट तो मजेदार है। हाँ, इसका एक और यूज भी है। गुड मॉर्निंग। अब आप आज के समाचार सुनिए। अरे न्यूज तो सुबह आती है। हाँ, इससे तुम टाइम में पीछे जा सकते हो। प्रधानमंत्री ने कहा है कि चिंता कर दी। अरे ये शो तो कल रात आया था, मैंने देखा था। अभी आता हूँ। तुम इस हैंड मिरर से क्या करोगे? हाँ? बस तुम देखते जाओ। तुम फिर से कोई शरारत करना चाहते हो ना नोबिता? ये सुनियो अभी तक क्यों नहीं आया? जियान, हाँ? अरे नोबिता, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। अरे जियान, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। हाँ? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? हाँ? तुम इस मिरर में देख सकते हो, मैं इसे साफ कर देता हूँ। ये लो। हाँ? हाँ? क्या बात है जियान? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ? तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मेरा चेहरा हमेशा की तरह नजर आ रहा है नोबिता? तुम हमेशा ऐसे ही दिखते हो। पर मुझे तो एक गोरिल्ला नजर आ रहा है। तुम सही कह रहे हो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हाँ? अरे जियान, तुम कहाँ जा रहे हो? ये जियान को अचानक क्या हुआ नोबिता? उसे मिरर में अपना चेहरा गोरिल्ला जैसा लगा। सुनियो, हाँ? तुम्हारा मतलब उसे आज पता चला? वो तो हमेशा गोरिल्ला लगता है। मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ नोबिता। तुम देखना चाहोगे? हाँ जरूर। अरे नहीं। क्या हुआ सुनियो? हाँ? मैं सोच रहा था आज मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम नजर आ रहा हूँ। अरे नहीं, ये कैसे हुआ? मुझे तो ये अभी कम लगता है डोरे। कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम इससे क्या करना चाहती हो नोबिता? ये देखो, ऐसा मत करो। अगर मैं मिरर को इससे साफ करूंगा तो हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर पहले शिजुका क्या कर रही थी। डोरेमोन, रुक जाओ नोबिता, ये सब ठीक नहीं है। तुम्हें इस गैजेट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नोबिता, तुम
तो थक गया हूँ। अब मैं करता हूँ। हाँ? इतना अंधेरा क्यों है? लगता है ये मिरर कल रात का समय दिखा रहा है नोबिता। रात का? अगर इसे थोड़ा और साफ करेंगे तो ये दिन का समय दिखाएगा। हाँ? मैं देखना चाहता हूँ शिजुका दिन में क्या क्या करती है डोरेमोन। अरे जरा मिरर में देखो। मुझे देखने दो। शायद वो अभी स्कूल से वापस आई है। वो आते ही होमवर्क करने लगी। शिजुका अपनी पढ़ाई के बीच में कभी किसी को नहीं आने देती। लेकिन एक बात तो है, तुम उससे बिल्कुल अलग हो। क्या कहा? शिजुका को पढ़ते हुए देखना तो बहुत बोरिंग है डोरेमोन। अरे लगता है किसी ने उसे बुलाया है। वो जा रही है। हाँ। वो तो कमरे से बाहर चली गई। पता नहीं अब वो कितनी देर बाद वापस आएगी। हो सकता है वो खाना खा रही हो, लेकिन वो वापस जरूर आएगी। हो सकता है वापस आते ही वो फिर से पढ़ाई करने लगे। हाँ हो सकता है। खाना खाने में इतना टाइम नहीं लगता, शायद वो कहीं और गई है। असली शिजुका भी अभी तक वापस नहीं आई है नोबिता। हाँ? सॉरी तुम्हें इंतजार करना पड़ा। हाँ? क्या बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ हाँ कुछ भी तो नहीं। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? सब ठीक तो है? वो इसलिए क्योंकि बाहर जियान बहुत हंगामा कर रहा है। हाँ? देखो ये तुम दोनों में से किसी एक ने किया है। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ मुझे भी नहीं पता। तो फिर किसने किया है? इन फुटप्रिंट्स को देखो, ये जरूर किसी बच्चे के हैं। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जियान। हाँ जियान। अगर किसी ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो मैं सबको पीटूंगा, समझे? हाँ? शांत हो जाओ जियान। क्या हुआ नोबिता, क्या ये तुमने किया है? हाँ मैंने नहीं किया है, पर मैं कल्प्रेट को ढूंढ सकता हूँ। लेकिन कैसे? जब भी कोई क्राइम होता है उसका कोई ना कोई विटनेस होता है जियान। क्या कहा विटनेस? वो कौन है? और जियान वो विटनेस है। सड़क के सामने लगे वो ग्लास डोर्स। क्या? वो कैसे? क्या इससे पता चल जाएगा कि ये किसने किया है? हाँ टाइम डस्ट क्लॉथ से साफ करने से पता चल जाएगा। नोबिता मुझे लगता है इतना काफी है। हाँ ठीक है, ये गैजेट कमाल का है। अब तुम सब ध्यान से देखना, जिसने भी ये सब किया है थोड़ी देर में हमें उसका पता चल जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ इसमें दिख रहा है। हाँ? बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। किसी ने भी उस पर पैर नहीं रखा। देखो ये तो मैं हूँ। मुझे बचाओ डोरेमोन। डोरेमोन ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से तो मैं अपने आप दवाई भी नहीं लगा सकता। हाँ? मुझे माफ कर दो। मैं घर जा रहा हूँ। ये लो, थैंक्स, बाय बाय। हाँ? अरे ये जियान अचानक वापस क्यों चला गया? हाँ? अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा प्लेन कहाँ गया? हाँ! अरे नहीं, मेरा प्लेन तो पेड़ में अटक गया है। अब मैं इसे नीचे कैसे उतारूंगा? अब मैं क्या करूं? तुम बहुत बुरे हो जियान। हाँ? उसने तुम्हें परेशान किया? तुम्हें भी सुनियो। हाँ जियान बहुत बुरा है नोबिता। अब बहुत हो गया। मुझे नहीं लगता जियान कभी सुधर पाएगा शिजुका। लेकिन वो इतना बुरा तो नहीं है। वो सबसे बुरा है शिजुका। हाँ? सुनो डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जिससे हम जियान से बदला ले सके? ऐसा तो कोई भी गैजेट नहीं है। देखो ऐसा मत कहो, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा डोरेमोन, वरना वो ऐसे ही हमें परेशान। हाँ? अगर है तो जल्दी दो डोरेमोन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पर क्यों? दरअसल नोबिता ये गैजेट बहुत खतरनाक है। सच में? देखो हमें जियान के लिए ऐसा ही कुछ चाहिए डोरेमोन। हाँ नोबिता ने बिल्कुल सही कहा। जब तक हम उसे मजा नहीं चखाएंगे वो नहीं मानेगा डोरेमोन। लेकिन उससे सिर्फ जियान को ही खतरा नहीं होगा। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? वो कभी भी कोई गलत काम होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि वो एक डिफेंडर ऑफ जस्टिस है। हमें यही चाहिए डोरेमोन। हाँ लेकिन सिर्फ गलती करने वाले को सजा मिलेगी ना? अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम। वो स्प्रे सिर्फ एक सैंपल था नोबिता, इसलिए 3 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाता है। क्या सच में डोरेमोन?
क्या 3 घंटे बाद? तो अब क्या होगा? 3 घंटे बाद तुम्हें वहाँ दर्द महसूस होगा जहाँ जियान ने तुम्हें मारा है नोबिता। नहीं, ऐसा मत कहो। हाँ, पहले मैंने इसे घोस्ट हाउस में भी यूज किया था। हाँ, इसका मतलब है जल्द ही तुम्हें डर लगना शुरू हो जाएगा। डोरेमोन! अरे क्या हुआ? हाँ, अरे नोबिता! अब मजा आएगा। मैं घर आ गया मॉम। जियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शॉप को खुला छोड़कर जाने की? बताओ मुझे। अब मैं शॉप पर नहीं बैठूंगा मॉम। क्या कहा तुमने? आपको हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है मॉम, मुझे आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। ये देखो। जियान, तुम्हें तमीज नहीं है। डोरेमोन, बचाओ मुझे। डोरेमोन! हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे मैं हूँ आपका दोस्त और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे डोरेमोन के रहस्यों के बारे में जो आपके दिमाग को घुमा हमारा देंगे। प्यारा नीला रोबोट डोरेमोन हमारा प्यारा नीला रोबोट बिल्ली हमेशा अपने जादू जैसे गैजेट्स, नोबिता की शरारतों और मस्ती भरे पलों के साथ हमें हैरान करता है। क्लासेस तैयार रखो जो फैंस लेकिन इस प्यारे से शो के पीछे कुछ ऐसे सवाल हैं जो सालों से फैंस को उलझा रहे हैं। तो अपनी डिटेक्टिव टोपी पहन लो, डोरायाकी का स्टॉक चेक कर लो और चलिए सुलझाते हैं डोरेमोन के कुछ अनोखे राज। ढेर सारे डोरेमोन। पहला रहस्य, पॉकेट का असली मालिक कौन है? बिना डोरेमोन की 4D पॉकेट से हमेशा नए नए गैजेट्स निकलते हैं। टाइम मशीन, एनीवेयर डोर, स्मॉल लाइट। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पॉकेट वाकई में डोरेमोन की अपनी है? कम्युनिकेट करता है। मंगा के अनुसार ये पॉकेट डोरेमोन का एक हिस्सा है, लेकिन कुछ फैंस का कहना है कि यह पॉकेट भविष्य की किसी गुप्त टेक्नोलॉजी कंपनी की संपत्ति है जो डोरेमोन को कंट्रोल करती है। क्या आपको वो एपिसोड याद है जिसमें डोरेमोन की पॉकेट खराब हो जाती है और उसे भविष्य में मरम्मत के लिए जाना पड़ता है? मरम्मत करने वाला कौन था? क्या कोई भविष्य की संस्था डोरेमोन के गैजेट्स पर नजर रखती है? क्या अगर पॉकेट में कोई लिमिट है? और एक और बात, क्या डोरेमोन को हर गैजेट के इस्तेमाल की इजाजत लेनी पड़ती है? यूज करने की परमिशन उसे ये पॉकेट जितनी गहरी है उतनी ही रहस्यमयी भी है। दूसरा रहस्य, नोबिता की डायरी का राज। हम सभी नोबिता को एक आलसी और लापरवाह लड़के के रूप में जानते हैं, डायरी में कुछ लिखता लेकिन कई बार वो अपनी डायरी में कुछ लिखता हुआ नजर आता है। सवाल उठता है, उस डायरी में आखिर क्या है? क्या वह सिर्फ होमवर्क है या कुछ बड़ा सीक्रेट लिखा हुआ है? वो अपनी डायरी को छुपाने का कुछ एपिसोड्स में नोबिता अपनी डायरी को छुपाने की कोशिश करता है। सक्सेसफुल बनता है। क्या उसमें भविष्य की यात्राओं का जिक्र है? डोरेमोन ने अपनी टाइम फैंस का मानना है कि शायद डोरेमोन ने नोबिता से कहा हो कि वह अपने टाइम ट्रैवल के अनुभवों को डायरी में लिखे ताकि टाइमलाइन सुरक्षित रह सके। और सोचने वाली बात, नोबिता की डायरी कभी सुनियो या जियान के हाथ क्यों नहीं लगती? क्या उसमें कोई सीक्रेट गैजेट प्रोटेक्शन है? क्या नोबिता इस डायरी में डोरेमोन के मिशन का कोई संकेत छुपा रहा है? तीसरा रहस्य, सुनियो के गैजेट्स का राज। सुनियो हमेशा नए खिलौनों, गेम्स और हाईटेक गैजेट से सबको इम्प्रेस करता है। कभी-कभी हाईटेक गैजेट। लेकिन सवाल ये है, क्या ये गैजेट सिर्फ पैसों से आते हैं या इनका कोई और सोर्स है? मंगा में बताया गया कि सुनियो का परिवार कि सुनियो का परिवार अमीर है। नोबिता की सिंप्लिसिटी। लेकिन कुछ फैंस का मानना है कि सुनियो के कुछ गैजेट्स भी भविष्य से आते हैं। फ्यूचर गार्डियन याद है वो एक एपिसोड में उसके पास ऐसा ड्रोन था जो डोरेमोन के गैजेट्स जैसा ही काम करता था। डोरेमोन के गैजेट। क्या सुनियो के पास भी कोई सीक्रेट सप्लायर है? सुनियो को डोरेमोन की तरह कोई सीक्रेट। और सबसे दिलचस्प बात, उसके गैजेट्स कभी गलत हाथों में क्यों नहीं जाते? क्या कोई भविष्य की शक्ति उसे बचा रही है? ये रहस्य सुनियो की दिखावटी पर्सनालिटी जितना ही उलझा हुआ है। चौथा रहस्य, शिजुका का टाइम ट्रैवल ज्ञान। शिजुका कई बार डोरेमोन और नोबिता के साथ टाइम ट्रैवल पर जाती है।
शिजुका डोरेमोन, लेकिन उसकी शांत और समझदार प्रकृति हमेशा फैंस को हैरान करती है। जब जियान और सुनियो घबरा जाते हैं, शिजुका बिल्कुल शांत रहती है। क्या अगर शिजुका को भविष्य से कोई ट्रेनिंग मिली है, क्योंकि वो नोबिता की होने वाली पत्नी है। गार्डियन डोरेमोन से भी जैसे एक एपिसोड में तो उसने टाइम मशीन के कंट्रोल्स को बिना डरे संभाल लिया था। सॉफ्ट साइड क्या डोरेमोन ने उसे छुपकर टाइम ट्रैवल का कोर्स सिखा दिया है? और सोचिए, शिजुका कभी टाइम ट्रैवल के बारे में बाहर बात क्यों नहीं करती? फ्यूचर से कोई गैजेट क्या वो भविष्य की टाइमलाइन को बचाने वाले किसी मिशन का हिस्सा है? ये रहस्य उसकी मुस्कान जितना ही शांत और गहरा है। क्या अगर पॉकेट असल में 5वां रहस्य, जियान का छुपा हुआ नरम दिल। जो टाइमलाइन हम सभी जियान को एक गुंडे और डराने वाले लड़के के रूप में जानते हैं, लेकिन कई एपिसोड्स में उसका भावुक पक्ष सामने आता है, जैसे कि जब वह अपनी बहन जयको का ध्यान रखता है। डोरेमोन को क्रिएट किया। सवाल ये है, क्या जियान के इमोशंस भविष्य के किसी मिशन से जुड़े हैं? कुछ लोग मानते हैं कि शायद उसने कोई ऐसा गैजेट इस्तेमाल किया है जो उसकी भावनाओं को संतुलित करता है। एक एपिसोड में तो उसने एक कुत्ते को बचाया और रो पड़ा। और सोचिए, जियान की आवाज बहुत खराब है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। जितनी ही मैजिकल है, क्या ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं? क्या उसकी गाय की एक इमोशन कवर है? ये रहस्य जियान के पंच जितना ही मजबूत और नरम है। तो दोस्तों, ये थे डोरेमोन के 5 अनसुने रहस्य। क्या कुछ टाइम पॉकेट का मालिक कौन है? नोबिता की डायरी में क्या है? सुनियो के गैजेट्स कहाँ से आते हैं? शिजुका के पास टाइम ट्रैवल का ज्ञान कैसे है? और जियान के दिल में छुपा क्या? सबसे ज्यादा मंगा में बताया गया है कि सुनियो का परिवार अमीर है, फ्यूचर से आते हैं। लेकिन कुछ फैंस का मानना है कि सुनियो के कुछ गैजेट्स भी भविष्य से आते हैं। और प्रेडिक्शंस। एक एपिसोड में उसके पास ऐसा ड्रोन था जो डोरेमोन के गैजेट्स जैसा ही काम करता था। क्या सुनियो के पास भी कोई सीक्रेट सप्लायर है? वीडियो की नोटिफिकेशन। और सबसे दिलचस्प बात, उसके गैजेट्स कभी गलत हाथों में क्यों नहीं जाते? क्या कोई भविष्य की शक्ति उसे बचा रही है? क्या उसकी सिंगिंग? ये रहस्य सुनियो की दिखावटी पर्सनालिटी जितना ही उलझा हुआ है। और चौथा रहस्य, शिजुका का टाइम ट्रैवल ज्ञान। ये थी शिजुका कई बार डोरेमोन और नोबिता के साथ टाइम ट्रैवल पर जाती है, नोबिता की डायरी, टाइम मशीन। लेकिन उसकी शांत और समझदार प्रकृति हमेशा फैंस को हैरान करती है। जब जियान और सुनियो घबरा जाते हैं, शिजुका बिल्कुल शांत रहती है। क्या शिजुका को भविष्य से कोई ट्रेनिंग मिली है, क्योंकि वो नोबिता की होने वाली पत्नी है? नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें एक एपिसोड में तो उसने टाइम मशीन के कंट्रोल्स को बिना डरे संभाल लिया था। क्या डोरेमोन ने उसे छुपकर टाइम ट्रैवल का कोर्स सिखा दिया है? अपनी थियरी। और सोचिए, शिजुका कभी टाइम ट्रैवल के बारे में बाहर बात क्यों नहीं करती? क्या वो भविष्य की टाइमलाइन को बचाने वाले किसी मिशन का हिस्सा है? ताकि ये रहस्य उसकी मुस्कान जितना ही शांत और गहरा है। गैजेट तुम्हारे सवाल। 5वां रहस्य, जियान का छुपा हुआ नरम दिल। हम सभी जियान को एक गुंडे और डराने वाले लड़के के रूप में जानते हैं, लेकिन कई एपिसोड्स में उसका भावुक पक्ष सामने आता है, जैसे कि जब वह अपनी बहन जयको का ध्यान रखता है। सवाल ये है, क्या जियान के इमोशंस भविष्य के किसी मिशन से जुड़े हैं? कुछ लोग मानते हैं कि शायद उसने कोई ऐसा गैजेट इस्तेमाल किया है जो उसकी भावनाओं को संतुलित करता है। एक एपिसोड में तो उसने एक कुत्ते को बचाया और रो पड़ा। और सोचिए, जियान की आवाज बहुत खराब है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। क्या ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं? क्या उसकी गाय की एक इमोशन कवर है? ये रहस्य जियान के पंच जितना ही मजबूत और नरम है। तो दोस्तों, ये थे डोरेमोन के 5 अनसुने रहस्य। पॉकेट का मालिक कौन है? नोबिता की डायरी में क्या है? सुनियो के गैजेट्स कहाँ से आते हैं? शिजुका के पास टाइम। In the world of attraction, the harsh truth is this: people do not respond to who you are. They respond to who they believe you are. That is the Machiavellian essence of power in relationships. A man could be intelligent, kind, and capable,
Yet if he projects insecurity or desperation, the reality of his qualities becomes irrelevant. Women, like all humans, make judgments quickly based on signals, appearances, and subtle cues. If you want them to chase you, you must stop obsessing over what you are deep inside and instead master how you are seen. Perception is your weapon, and if wielded correctly, it creates an aura that draws others in without effort. Think about it. A man who walks into a room with silence, but confidence is noticed immediately, even before he says a word. His posture, his calmness, his refusal to look frantic or needy, all of these elements shape how others perceive him. Meanwhile, another man in the same room may be wealthier, smarter, or more accomplished, but if he enters nervously, with scattered energy and eyes seeking approval, he fades into the background. This contrast illustrates a timeless rule: women are attracted not to the truth, but to the image. What you project is stronger than what you actually possess. This principle explains why some men with average looks, average status, and ordinary lives still have women chasing them, while men with better, real qualities are ignored. These men understand that attraction is not logical. It is emotional. It is instinctual. Women are pulled toward the man who radiates certainty, who seems untouchable, who appears as if he already has options and does not need to prove himself. In other words, they are responding to a carefully managed perception, not a list of actual achievements or qualities. To control perception, you must first decide what image you want to project. If you want women to see you as a man of value, you cannot behave as though you are easily available. If you want to be perceived as strong, you cannot allow every inconvenience to rattle your emotions. If you want to be seen as a leader, you cannot follow the crowd. Perception is built in small, consistent actions: your tone of voice, your pauses when you speak, the way you hold your body, how much you reveal, and how much you withhold. Consider the idea of confidence. True confidence may take years to build, but the perception of confidence can be projected instantly. By slowing your movements, by maintaining eye contact, by refusing to rush into nervous chatter, you project calm assurance. A woman does not know your inner doubts or your private struggles. She only sees the man who appears grounded and in control. That appearance, that carefully shaped perception, creates the chase. Even when it comes to status, perception often outweighs reality. A man does not need to be rich to be perceived as powerful. If he carries himself as though his time is valuable, if he does not bend over backwards for every demand, if he speaks as if he expects to be respected, people begin to assume he has influence. And once they assume it, they start to treat him as though it is true. This treatment reinforces the image further, creating a self-fulfilling loop. The same dynamic unfolds in attraction. Once a woman perceives you as desirable, her behavior begins to validate that perception. She invests more, she seeks your attention, and she frames you as the prize to be won. Controlling perception also requires restraint. Most men lose value not because they lack substance, but because they overexpose themselves. They reveal too much too soon. They speak excessively to prove their worth. They chase validation in obvious ways. The Machiavellian man understands that perception thrives on mystery and control. By showing only selected fragments of his life, by choosing when to reveal and when to remain silent, he maintains the power of projection. The less you reveal, the more she imagines. The more she imagines, the more she invests. And the more she invests, the more she chases. When you stop fixating on reality and start shaping perception, you gain the ability to bend attraction in your favor. This is not deception. It is strategy. All great leaders, rulers, and seducers throughout history have mastered it. They understood that humans are not drawn to truth, but to appearance. And in the game of attraction, it is not about being the best man in reality. It is about being perceived as the man who stands above the rest. In the domain of attraction, nothing kills desire faster than over-availability. When something is always within reach, when it requires no effort to obtain, its value collapses. This is as true for material possessions as it is for human relationships. A man who floods a woman with endless attention, who responds instantly to every message, who is always present and eager, unknowingly devalues himself. His constant presence tells her one thing: he is abundant in attention, but scarce in self-respect. The Machiavellian truth is simple. What is rare becomes coveted, and what is abundant becomes ignored.
Scarcity is not just a principle of economics, it is a law of human attraction. A woman's desire intensifies when she feels she does not have complete access to you. This does not mean ignoring her completely or playing childish games of detachment. It means carefully rationing your attention, your time, and your emotional energy. Just as a scarce resource is treasured, so too is a man who does not hand over his attention cheaply. If you give her everything without her having to earn it, you communicate subconsciously that your value is low. If you make her work for your time, if you appear as a man whose attention must be deserved, you create the perception of high value. She begins to chase not because you begged for it, but because you withheld strategically. Scarcity works because human psychology is wired to desire what it cannot easily have. Think of the man who is rarely available, who is difficult to read, who does not rush to respond to every message. At first, this can frustrate a woman. Soon, that frustration transforms into curiosity and curiosity into attraction. She begins to think about him more often, to wonder what occupies his attention, to question why he does not prioritize her the way other men might. And in that wondering, she invests. Every unanswered question becomes a hook pulling her deeper into his orbit. This is why men who smother women with attention often fail. They believe that the more they give, the more they will be loved. In reality, the more they give, the more predictable they become, and predictability is poison to attraction. The Machiavellian man, however, knows that attraction thrives in tension, in imbalance, in the sense of something just out of reach. He does not rush to erase that tension. He sustains it. By doing less, he creates more. By stepping back, he pulls her forward. By withholding, he makes her chase. Scarcity also forces women to compete, even if silently, for your time and approval. When she sees that your life is full, that you are not always available, that you are not clinging desperately to her presence, she feels the need to secure her place in your world. This taps into a primal instinct, the fear of losing something valuable. Just as a rare gem or a limited opportunity becomes irresistible, so too does a man whose time and attention cannot be taken for granted. You do not need to announce this scarcity. It must be felt through your actions. You return messages when you choose, not immediately. You prioritize your goals and your mission, not her constant approval. You give just enough attention to keep the flame alive, never so much that the fire burns out. The illusion of scarcity creates the chase, because it makes her believe she might lose you. And loss, in human psychology, is far more powerful than gain. People will fight harder to avoid losing something than they will to obtain it. When a woman senses that she does not fully possess you, she invests more energy to hold on, to secure her place, to win the game. This is why the Machiavellian man never begs, never floods, never overoffers. He understands that every ounce of attention is a currency, and the rarer the currency, the greater its demand. Even history shows us this pattern. Kings, rulers, and powerful figures were rarely available to everyone. Their time was scarce, their attention limited, and that scarcity magnified their value. People bent over backwards just to gain a moment in their presence. The same principle applies in modern relationships. A man who treats his time as sacred communicates power. A man who gives it freely to anyone communicates weakness. Women are not drawn to weakness. They are drawn to the scarce, the untouchable, difficult to obtain. Scarcity is the invisible magnet that pulls them closer, while abundance of attention pushes them away. Most men approach attraction as if it were a game of checkers. Simple, predictable, and reactive. They believe that if they are good, looking funny, or financially stable, women will automatically want them. They rely on surface-level strategies, unaware that attraction is not built on logic, but on emotional manipulation. The Machiavellian man, however, knows that true power and attraction comes not from reacting, but from planning several moves ahead. This is why he plays emotional chess. He doesn't simply exist in a woman's world waiting for approval. He orchestrates her emotions in such a way that she is drawn to him, invested in him, and unable to detach from him. Emotional chess begins with understanding that women do not fall for men because of straightforward reasons. They fall because their emotions are stirred, conflicted, and engaged. Just as a skilled chess player sacrifices a pawn to set up a checkmate, the Machiavellian man introduces calculated tension, uncertainty, and excitement to pull a woman closer.
He knows that if she always feels secure, always feels certain, and always feels in control, she will lose interest. Predictability breeds boredom, and boredom is fatal to desire. The game must be one of calculated imbalance, where she never fully knows where she stands, yet cannot stop wanting to find out. Consider the man who constantly showers a woman with praise and reassurance. He thinks he is building love, but in reality, he is making himself predictable. His emotional moves are obvious, like a novice playing checkers. There is no tension, no challenge, no spark of curiosity. The woman knows exactly what he will do, and because of that, she grows disinterested. Now compare him with the man who occasionally gives her attention, then withdraws, who compliments her but also challenges her, who makes her laugh but also leaves her in suspense. She cannot predict his next move. Her emotions swing between excitement, doubt, curiosity, and desire. This unpredictability makes her invested, because her mind keeps returning to the puzzle he represents. This is where the power of emotional chess reveals itself. You do not win by overwhelming her with direct attacks. You win by controlling the rhythm of her feelings. You create highs by making her feel special, noticed, and chosen. Then you create lows by pulling away, by making her question whether she truly has your attention. Each high intensifies because it follows a low. Each low makes her crave the next high. Over time, she becomes addicted to the cycle. It is not cruel. It is strategic. By shaping her emotional landscape, you ensure that she invests more of herself into pursuing you. The brilliance of this approach is that women often believe they are the ones in control. She thinks she is choosing you, but in reality, you have already placed the pieces on the board in a way that directs her moves. Her laughter, her curiosity, her frustration, her longing, all are outcomes of the emotions you chose to provoke. This is why the Machiavellian man is never desperate. He understands that attraction is not about begging for love or proving worth. It is about creating an emotional game that makes her chase the satisfaction only he can provide. The key is subtlety. Emotional chess is not about obvious manipulation or theatrical displays. It is about small, deliberate actions that create tension and release. Pause in conversation, a delay in response, a moment of deep eye contact followed by silence. All of these are moves on the chessboard. Each one causes her to think, to feel, to wonder. The less she can predict you, the more invested she becomes in trying to figure you out. The Machiavellian man knows that the human mind craves resolution, and by denying complete resolution, he ensures her continued pursuit. Emotional chess also requires discipline. A man must resist the urge to overplay his hand, to explain too much, or to reveal all at once. Just as a chess master does not rush to win, but positions his pieces carefully, the Machiavellian man advances with patience. Every interaction is an opportunity to set the stage for the next one. He plants seeds of doubt and curiosity, then lets them grow in her mind while he remains silent. He creates laughter and joy, then steps back, letting her replay the moment in her imagination. The game is won not in a single interaction, but in the accumulation of carefully orchestrated emotions that bind her to him over time. Where most men lose is in their impatience. They rush forward, hoping for instant validation, and in doing so, they reveal their entire strategy. The Machiavellian man, on the other hand, holds back. He plays not for the moment, but for the long-term control of the board. He knows that attraction is not a single victory, but a series of moves that build inevitability. By mastering emotional chess, he ensures that women do not just notice him. They chase him, invest in him, and struggle to let go. The greatest mistake most men make in the pursuit of attraction is believing that honesty and full disclosure will win admiration. They reveal too much of themselves too soon, thinking that openness is the fastest path to connection. But connection does not create desire. Curiosity does. The Machiavellian man understands that mystery is far more powerful than transparency. Desire thrives not on certainty but on questions, on the things left unsaid, on the secrets that remain just out of reach. The moment you become an open book, you lose the very element that keeps a woman chasing you. Mystery works because the human mind is restless. It craves answers, seeks patterns, and obsesses over puzzles it cannot solve. When a man presents himself as fully knowable, as transparent in every thought and feeling, there is no puzzle to solve. A woman may feel comfort in that, but she will not feel obsession.
Obsession is born when she knows just enough to be intrigued, but not enough to feel satisfied. Every unanswered question becomes a hook, and every hook pulls her deeper into your orbit. This is why the man who reveals less often holds more power than the one who lays everything bare. The mysterious man is not silent or boring. He is deliberate in what he shares. He offers glimpses into his world, not the entire view. He may mention a passion but not explain the full story. He may show ambition but keep the details concealed. He may reveal emotion but quickly retreat into composure. This rhythm of reveal and conceal creates tension. And tension is the lifeblood of attraction. She feels she is peeling back layers, yet every layer reveals another underneath. The deeper she digs, the more invested she becomes. Transparency, by contrast, collapses the chase. The man who immediately shares his fears, his past, his routines, his unfiltered thoughts leaves nothing to the imagination. At first, a woman may appreciate the honesty, but soon she realizes there is nothing more to learn. The mystery has died, and with it, the fire of pursuit. Transparency satisfies curiosity too quickly, while mystery stretches it out, keeping her engaged and restless. Just as a novel loses its grip the moment you know the ending, so too does attraction weaken when every secret is revealed. Even in appearance, mystery exerts power. The man who does not explain every move, who leaves without long justification, who remains calm when pressed with questions, he radiates an aura of control. She wonders why he is so composed, what occupies his mind, what fuels his ambition. Each unanswered question becomes a spark of intrigue. The Machiavellian man feeds this intrigue in measured doses, never clarifying too much, never letting himself be entirely pinned down. He knows that the unknown creates fascination, and fascination keeps women chasing. Mystery also protects a man from losing value. The more transparent you are, the easier it becomes for others to categorize you, to place you in a box, to see you as ordinary. Mystery resists categorization. A man who cannot be fully defined lingers in the imagination. She cannot dismiss him because she does not fully understand him. She replays interactions in her mind, analyzes his words, searches for hidden meanings. In doing so, she invests emotional energy in him, which deepens her attachment. What she cannot fully grasp, she cannot easily let go of. The Machiavellian man uses mystery not as a mask, but as a strategy. He is not dishonest, he is selective. He reveals what strengthens his image and withholds what weakens it. He creates an impression of depth, of untold stories, of ambitions that stretch beyond the present moment. His silence is not emptiness but power. His restraint is not weakness but control. Mystery forces her to chase, because it shifts the dynamic. She becomes the one searching, questioning, and pursuing, while he remains the one who holds the answers. Just beyond her reach, attraction has never been a game of fairness. It has always been a game of power, strategy, and perception. The man who chases wastes his energy, but the man who is chased bends desire in his favor. By mastering the art of perception, you shape how women see you, not just who you are. By practicing scarcity, you make your time and attention into rare treasures worth competing for. By playing emotional chess, you control the rhythm of her feelings, creating a cycle that keeps her invested and unable to step away. And by embracing mystery, you fuel her imagination, ensuring that her curiosity transforms into pursuit. The Machiavellian man does not rely on luck, nor does he beg for validation. He understands that attraction is not given, it is engineered. When you think like this, women no longer become something you chase. Instead, they become the ones who chase you, compelled by forces they cannot explain, but cannot resist.